नमस्कार, स्वागत आप सभी का लोकसभा टीवी पर हमारे इस खास कार्यक्रम फैसले में। मैं हूं अनुराग पुनेठा आपके साथ। न्याय का सबसे बड़ा सिद्धांत है भरोसा। भरोसा कायम रखने के लिए जरूरी है कि न्याय की चौखट से निकला हुआ सही फैसला, और जो फैसला नजीर बने, फैसला जो कि देश की तकदीर बदले, तस्वीर बदले, और जिसका सरोकार हमसे आपसे हो। आज हम सुप्रीम कोर्ट के दो ऐसे ही फैसलों के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। न्यायालय हमेशा वही फैसला देता है जो सच्चा है। मैं उसको आदर सम्मान करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले को पूरे भारत की जनता विश्वास के साथ अडॉप्ट करती है। बड़ा आदमी हो, छोटा आदमी हो, सबके लिए बराबर है कानून। सबके लिए एक जैसी है। तो जैसा हमने आपको बताया कि आज हम दो अहम फैसलों पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसके क्या कुछ राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में इसके क्या कुछ असर रहेगा। सबसे पहले बात घरेलू हिंसा की, और उसके बाद त्रिपुरा राज्य के एक जुड़े मामले को लेकर जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया। ये पूरा मामला हम देखें, साथ ही एक पैनल हमारे साथ जुड़ा है, 3 खास मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय भी हम आपसे कराएंगे। पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया था। इसका मकसद घरेलू रिश्तों में हिंसा झेल रही महिलाओं को तत्काल और आपातकालीन राहत पहुंचाना है। गौरतलब है कि भारत में लगभग 70% महिलाएं किसी न किसी रूप में इसकी शिकार हैं। घरेलू हिंसा के एक ऐसे ही मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। ये मामला त्रिपुरा राज्य के एक दंपति कृष्णा भट्टाचार्य और सारथी चौधरी से जुड़ा हुआ है। दोनों की शादी 2005 में हुई थी। कृष्णा के मुताबिक उनके पति और ससुराल पक्ष दहेज की मांग को लेकर उन्हें परेशान करने लगे। मांग पूरी नहीं होने पर पति सारथी ने कृष्णा को घर से निकाल दिया, लेकिन परिवार के बुजुर्गों के बीच बचाव के बाद दोनों पर एक साथ रहने का दबाव बनाया गया, लेकिन इससे कोई बदलाव नहीं आया और वैवाहिक संबंधों में दरार पड़ती गई। मामला इतना बिगड़ गया कि पति ने फैमिली कोर्ट में जुडिशियल सेपरेशन के लिए अर्जी दे दी। वर्ष 2008 में उनकी अर्जी को मंजूरी मिल गई। लंबी सुनवाई के बाद 22 मई 2010 को पत्नी कृष्णा ने स्त्री धन वापसी के लिए कोर्ट में अर्जी दी। मजिस्ट्रेट ने पत्नी कृष्णा को इस मामले में कोई राहत नहीं दी। इसके बाद मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ कृष्णा ने अपनी अपील एडिशनल सेशन जज अगरतला की अदालत में दायर कर दी, लेकिन उसकी अपील वहां भी खारिज कर दी गई। अब कृष्णा सुप्रीम कोर्ट पहुंची। मामले की सुनवाई जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस प्रफुल्ल पंत की बेंच ने की। दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 20 नवंबर 2015 को अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि जुडिशियल सेपरेशन का अर्थ ये ना निकाला जाए कि इससे वैवाहिक रिश्ते खत्म हो जाते हैं। इसका मतलब है कि दोनों पक्षों में वैवाहिक हक और उत्तरदायित्व सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन विवाह कायम रहता है। ऐसी स्थिति में पति से कानून अपेक्षा करता है कि वो कर्तव्यनिष्ठ पति की ही तरह अपनी पत्नी से व्यवहार करे। दूसरा, स्त्री धन पर पत्नी का पूर्ण अधिकार है। वो स्वेच्छा से इसका उपयोग कर सकती है और पति को इसे अपने पास रखने का कोई अधिकार नहीं है। अदालत ने कहा कि अगर पति स्त्री धन वापस नहीं करता है तो ये धारा 406 के तहत क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के एक्ट का मकसद महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने में सकारात्मक भूमिका निभाना है। इस फैसले के जरिए देश भर के उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों में ये संदेश दिया गया कि महिलाओं के अधिकार संबंधी मुकदमों के निर्णय के समय अदालतों का रुख महिलाओं के प्रति सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। अमरेंद्र गुप्ता, लोकसभा टीवी। और 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल नीरेंद्र कुमार जी हमारे साथ हैं, जो कि एमिटी लॉ स्कूल के हेड भी हैं। बहुत स्वागत सर आपका नीरेंद्र जी। साथ ही दिल्ली बार काउंसिल के अध्यक्ष और सीनियर एडवोकेट के मानन साहब भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हैं। बहुत स्वागत आपका भी। और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट प्रदीप राय भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में। प्रदीप, आपका भी बहुत स्वागत है। नीरेंद्र जी, शुरुआत आपसे। इसको कैसे देखा जाए? और जुडिशियल सेपरेशन का मतलब ये नहीं है जैसा कहा कोर्ट ने कि वैवाहिक रिश्ते खत्म हो जाते हैं या फिर पत्नी को उसके अधिकार से वंचित रखा जाए। जी, इस फैसले का खास महत्व ये है कि सुप्रीम कोर्ट में
जस्टिस दीपक मिश्रा ने स्पष्ट किया कि जुडिशियल सेपरेशन के दौरान विवाह बना रहता है, दोनों पक्षों के दायित्व जिम्मेदारियां बनी रहती हैं, एक चीज। दूसरी चीज उन्होंने ये कही कि स्त्री धन जो है उसके ऊपर पूरा महिला का अधिकार है, और उन्होंने क्लैरिफाई किया कि स्त्री धन हो सकता है उसकी पहले की संपत्ति हो, उसको जो विवाह में मिले वो भी स्त्री धन में शामिल है, और जो बाद में उसकी संपत्ति होती है, तो इसके ऊपर पूरा अधिकार महिला का, पत्नी का है, और पति केवल इसका कस्टोडियन हो सकता है, और जब महिला चाहती है वो उसे वापस दिया जाएगा, और अगर पति नहीं देता है तो उन्होंने कहा कि ये कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, क्योंकि हाईकोर्ट ने ये कहा था, ये दलील दी गई थी कि साहब लिमिटेशन पीरियड पूरा हो गया तो अब वो ये नहीं मांग सकती। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, और जितने दिन आप नहीं देंगे तो ये इसमें ऑफेंस है, और उन्होंने कहा कि सेक्शन 406 भी आईपीसी में आएगा। और तीसरी चीज उन्होंने ये बहुत अच्छी कही कि कोर्ट्स जब प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत किसी मामले को देखते हैं तो उनका पूरा रुख बहुत सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि ये समझ लेना चाहिए कि लास्ट स्टेज पर ही कोई भारतीय महिला कोर्ट में आती है। तो अगर उसकी केस को आप फेंक देंगे बाहर, तो उससे पहले आप हर रुख से देखेंगे कि क्या इसमें कुछ दम है या नहीं है। तो उस विचार से, इन पहलुओं से ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चीज़ है। और उन्होंने ये कहा कि अगर इसमें कुछ भी गलती होती है तो डैमेजेस दिए जाएंगे, कंपेंसेशन दिया जाएगा, जो कि फिजिकल वायलेंस के लिए, मेंटल वायलेंस और साइकोलॉजिकल वायलेंस, ये तीन चीजें सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं, तो इनके लिए कंपेंसेशन महिला को दिया जा सकता है। मनन साहब, आप कैसे देखेंगे इसको? और दूसरी बात, जो कंप्लेन आमतौर पर रहती हैं लेडीज की कि वो एलिमनी मिली नहीं मिली, कितना मिलेगा, उसका परसेंटेज कैसा होगा, इसके बाद कैसे इसको देखा जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये इस फैसले का स्वागत भी करता हूं, और एक बहुत ऐतिहासिक फैसला है। इस तरह से पहले भी फैसले आए हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है ये अब दोबारा से रीडिफाइन होना चाहिए। चूंकि अगर आप लिव इन रिलेशन को मान्यता दे रहे हैं तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल वेरियस हाई कोर्ट्स ने जजमेंट अगेंस्ट दी है, नंबर एक। नंबर दो, जिस तरह से चतुर्वेदी जी ने बताया कि 406 इज नॉट ए न्यू जजमेंट, अर्लियर जजमेंट्स वर आल्सो ऑन द सेम लाइन। 406 498A आईपीसी कंटिन्यूइंग ऑफेंस होता है ये जब तक। और स्त्री धन क्या होता है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा। जो कोई भी दहेज में, चाहे वो ससुराल वालों ने दी हो, या वो मायके वालों ने दी हो, या किसी ने रिलेटिव ने गिफ्ट भी लड़की को दिया हो, वो सारा जितनी भी गुड्स हैं वो स्त्री धन कहलवाती हैं। जिस समय जब सेपरेशन होता है, या कल को आप कहेंगे 406 498 ए की प्रोसीडिंग शुरू हुई हैं, चाहे वो क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल में हुई हैं, चाहे लोकल पुलिस स्टेशन में हुई हैं, अगर वो लड़की अपना स्त्री धन मांगती हैं और स्पेसिफिकली मांग रही हैं, विद डाउरी लिस्ट मांग रही हैं, तो वो कई बार आपने देखा होगा कि लड़का, हस्बैंड, उस डाउरी लिस्ट को भी डिस्प्यूट करता है। फिर क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल एडमिटेड लिस्ट बताओ कि इसमें एडमिट कौन कौन सी। पर इसमें आमतौर पर होता तो ये कि ये कैसे कंटेंशियस तो है ये कि किसकी लिस्ट कौन सी है, किसने क्या दिया था, क्या नहीं मिला, ये हमेशा कंटेंशियस इशू तो रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड वेरी कोजेंट। मैं आपको इसका रिप्लाई भी देना चाहूंगा। दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस एस.एन. ढींगरा जी की जजमेंट्स हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स 1982 में आ गई है, प्रतिभा रानी की जजमेंट है ये आपने कई बार देखा होगा, और मैं गुरेज नहीं करता, मैं इस बात में शर्म नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कहूंगा। और इस बात पे दिल्ली हाई कोर्ट जस्टिस मुरलीधर जी ने कई बार हमें लताड़ा भी है। लॉयर्स की भी एक ड्यूटी होती है, हम इतनी लंबी लिस्ट बना देते हैं, लेकिन उस लिस्ट का ये मतलब नहीं है, उसका प्रूफ भी चाहिए। जैसे लड़की, लड़का, लड़के वाले की जो ओनरशिप के लिए उस ज्वेलरी की कहां से क्या, उसके लिए मुश्किल हो सकती है, लेकिन लड़की के पेरेंट्स ने ली है, उसमें कई बार ये दलील दी जाती है इंसेस्ट्रल है,
मेरी दादी ने दी थी। तो भाई कहीं ना कहीं से उस चीज की चेन रूट बनानी होती है, इसलिए वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ही लिस्ट के मुताबिक ओनरशिप का और उसकी खरीद का। ठीक है, इस पर मैं आपसे बहस करूं क्योंकि ये तो लिस्ट को और दहेज के लिए तो वैसे भी बहुत कंटेंशियस रहा है। प्रदीप जी, आप कैसे देखते हैं इसको और इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, ऐसा है कि जो त्रिपुरा का जो मामला है, ज़्यादातर जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं वहाँ पर जुडिशरी का एक्जीक्यूटिव के साथ सेपरेशन नहीं हुआ है। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं वही काम करते हैं डिस्ट्रिक्ट जज का। ये अभी शुरू हुआ है हाल में 3-4 सालों के अंदर, 2010 का ये मामला है। ये जो मामला है इसमें बिल्कुल साफ तौर पे डोमेस्टिक वायलेंस में सामाजिक, आर्थिक और मानसिक तीनों तरह की प्रताड़ना इस एक्ट के तहत कवर होते हैं। तो अगर आप इसके दायरे में किसी चीज को देखते हैं इस दायरे के साथ, तो ये मामला साफ तौर पे बनता था। और वहां पर जो लोकल ट्रेडिशंस हैं और लोकल जो कोर्ट की प्रैक्टिस रही है और जजेस की भी प्रैक्टिस उस तरह की रही है कि आप वहां के लोकल जो ट्रेडिशनल लॉ होते हैं, कन्वेंशनल लॉ होते हैं, वहां पे जो सिस्टम चल रहा होता है, ट्राइबल सिस्टम, उससे बाहर निकालना जुडिशरी को जरा मुश्किल होता है। इसीलिए जो सरकारों के व्यू होते हैं ज्यादातर और वहां के ट्राइब्स के जो व्यूज होते हैं वो लागू होते हैं बाकी फैसलों पे। ये मामला ट्राइब से रिलेटेड नहीं है, ये वहां के लोकल ट्राइब से नहीं आते हैं, इसलिए इनके मामले में भी फैसला वही हो गया जो लोकल ट्राइब पे होना चाहिए था। बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट आया और यहाँ पर जो निर्देश हुआ है वो बिल्कुल साफ तौर पे इसको असर्टेन कर दिया है और बाकी एक डायरेक्शन चला गया सभी जगह के लिए कि अब ऐसे मामलों में डोमेस्टिक वायलेंस के दायरे में आएंगे जहां पर, और जहां स्त्री धन का जो मामला है, स्त्री धन को तो कोई ले ही नहीं सकता, वो तो स्त्री का ही है, उसका ही हक है। अगर आपने अपने, और यहाँ पर डिस्प्यूट नहीं था, स्त्री धन को लेकर डिस्प्यूट नहीं था कि ये कौन सा धन है कौन सा नहीं है। वो मानते थे कि इनका है मगर इन्होंने डिले किया है अपील फाइल करने में, इसलिए इनको ही नहीं मिलना चाहिए, वो ही मिल गया कोर्ट की तरफ से। तो अब ये जो मामला है इसको समझना पड़ेगा कि त्रिपुरा हुआ, मिजोरम हुआ, अरुणाचल हुआ, मेघालय हुआ, यहाँ पे जो लोकल लॉज हैं और जो सेपरेशन नहीं जुडिशरी का, इसकी वजह से कई बार दिक्कत होती है। लेकिन इस मामले से एक तरह से साफ हो गया, स्त्री धन के मामले में इसका जो असर है वो दूरगामी है और सभी राज्यों पे इसका असर पड़ेगा। जी हाँ, सभी राज्यों पर असर पड़ेगा। कुछ ग्राफिक के जरिए भी दिखाते हैं हम आपको कि आखिरकार इस फैसले के 2006 में लागू हुआ था घरेलू हिंसा कानून। महिलाओं के घरेलू हिंसा से संरक्षण के लिए कानून बना था क्योंकि इस तरह के मामले बहुत लगातार बढ़ रहे थे। 70% महिलाएं किसी न किसी रूप से घरेलू हिंसा झेलती रहती हैं। त्रिपुरा के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। 2008 में पति ने जुडिशियल सेपरेशन की अर्जी दी थी जो कि 2010 तक ये मामला चला। अर्जी देकर पत्नी ने इस दिन की मांग की थी और जब मजिस्ट्रेट से राहत नहीं मिली तब ये मामला हायर कोर्ट्स में पहुंचा और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मिश्रा और जस्टिस पंत की बेंच ने ये सुनवाई की। लेकिन इस पर एक चीज़ और जो बात है कि एक बात कही जाती है आमतौर पर कि इस तरह का जो होता है इसमें एक बात तो आमतौर पर रिटन में कहा जाता है कि लेडीज़ कहीं ना कहीं, महिलाएं इसके शिकार होती हैं, लेकिन पुरुषों की तरफ से भी कई बातें आती हैं कि जब मामला कोर्ट में जाता है, जब स्थिति इस लेवल पर पहुंच जाती है तो फिर सारा कानून या सारा जो अप्रोच है वो प्रो महिला हो जाती है, उनकी बात उतनी से नहीं सुनी जाती। क्या इसको चश्मे से भी देखते हैं? देखिए, जो हमारी सामाजिक स्थिति रही है सैकड़ों सालों से, उसको देख करके जनमत के आधार पर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस इसका नाम है। तो ये एक्ट बनाया ही गया है महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए। तो ये दलील कि कहीं कहीं पर पुरुष शिकार हो जाते हैं वो तो इसके साथ माफिक नहीं बैठती, क्योंकि एक्ट प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन का है। और दूसरी चीज कि इसमें खास तौर से जो शुरू में इनिशिएटिंग ऑफिसर था, उसके बाद चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पर मामला गया, फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज पर गया और फाइनली ये वहां पर हाई कोर्ट में गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन सबको लताड़ा है कि इन्होंने बिल्कुल एक मैकेनिकल मैनर में बगैर कुछ, क्योंकि इसमें उस महिला को एग्जामिन किया गया था, उसके पति को भी एग्जामिन किया गया था, और सीधे जो मजिस्ट्रेट ने लिख दिया कि ये टाइम बार्ड केस है, लिमिटेशन है इसमें, और चूंकि जुडिशियल सेपरेशन हो चुका है इसलिए उसे कोई अधिकार ही नहीं है अपनी बात कहने का। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन सबकी अज्ञानता के ऊपर भी सेंसर किया है। तो मेरे ख्याल से जैसा कि मन्नन जी ने कहा कि ये बहुत पुराने भी इसमें फैसले हैं, लेकिन चूंकि एक अभी हाल का फैसला है तो उम्मीद यह है कि इसका बाकी जुडिशरी ध्यान रखेगी। ठीक है, और एक संक्षेप में हम दूसरे केस की तरफ चलेंगे, लेकिन इसका आपने बताया कि एक तो जो भी इसका परिणाम होगा, जो भी इसका प्रभाव आमतौर पर रहता है इस फैसले का, लेकिन लंबा तो खिंचता है मामला जब भी सेपरेशन की स्थिति आती है और उसमें जो तमाम बाकी हाई कोर्ट्स के जो भी जजमेंट्स हुए हैं उसके मद्देनजर आपको लगता है कि थोड़ा जल्दी होना चाहिए? देखिए, मैं आपको बताता हूं, एक्ट के अंदर ही सेक्शन है
एक्ट है, एक्ट के अंदर ये बात दे रखी है कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस जिस दिन इंस्टीट्यूट हो 2 महीने के अंदर अंदर इसको आपने सम अप करना है। ओके। लेकिन पहली डेट ही 3 महीने के बाद पड़ती है। अब तो कोर्टों में रश इतना है, मैं तो दिल्ली के बारे में बता सकता हूं कि पहली डेट 3 महीने की पड़ती है, 2 महीने में केस कैसे होना। प्रोटेक्शन ऑफिसर की फिर आती है, उसमें एक प्रावधान नहीं है, मेंटेनेंस ही नहीं है, राइट ऑफ रेजिडेंस भी है। और देता कौन है? राइट ऑफ रेजिडेंस का मतलब ये है कि जिस घर में महिला रहती रही है उस घर में चाहे जिस बेडरूम में रहती है उसमें पति एंटर नहीं करेगा। लेकिन सवाल ये है क्या उसको प्रोटेक्शन ऑफिसर इतनी प्रोटेक्शन दे सकता है? इंडियन जो सोसाइटी है उसके मुताबिक, चूंकि जिस समय ये एक्ट बनाया गया था बाहर के देशों में से लेके कुछ यहाँ से लिया, कुछ वहां से लिया, फिर ये एक्ट तैयार किया। लेकिन हमारा सामाजिक जो ढांचा है उसको देखते हुए बहुत चीजें ऐसी हैं कि इस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में रीडिफाइन करना इसको बहुत जरूरी है। बहुत संक्षेप में अगर एक रिएक्शन लूँ मैं आपसे ब्रेक में जाने से पहले कि इससे तमाम वो चीज़ें दूर हो जाएंगी, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जैसे ही अगर ये मामला जाएगा तो फिर जो रिलेशन है वो तो टूट जाते हैं। इस दौरान सिर्फ वो स्त्री धन मिल जाए, राइट ऑफ रेजिडेंस मिल जाए, लेकिन कई तरह की और भी राइट्स होते हैं, उसकी सेफ्टी का है, ये सब इम्प्लीमेंटेशन ठीक है। इसका इस फैसले के बाद इस पर भी असर पड़ेगा, से देखते हैं आप? देखिए ऐसा है कि बिल्कुल अगर आमतौर पे देखें तो पुरुष इसी तरह के दायरे में आते हैं मेघालय में। वहां पर पुरुष धन का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि पुरुष शादी करके जाते हैं महिलाओं के घर में। जी हाँ, जी हाँ। और वहां पर तलाक के भी नियम बिल्कुल अलग से हैं कि अगर महिला ने जूता निकाल के घर से बाहर रख दिया पति का तो तलाक हो गया। तो कस्टमरी लॉज कई जगह बहुत ही ज्यादा हावी होते हैं और उसी क्षेत्र की ये बात है। इसीलिए वहां पर जो अज्ञानता की बात आई वो भी इसी वजह से आई। इसका जो असर है वो आमतौर पे अब वहां पे डिमांड चल रही है मेघालय में कि ऐसे ही कानून बनाए जाए ताकि पुरुषों की सुरक्षा हो सके। वहां पर इस तरह की मांग चल रही है। और वुमेन प्रोटेक्शन बिल तो आ गया, डोमेस्टिक वायलेंस बिल आ गया, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस के दायरे में केवल महिलाएं नहीं है, वहां पे पुरुष भी आते हैं और पुरुषों के साथ भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है। अलग बात है कि अब दोनों तरफ से होने लगा है, नहीं तो पहले पुरुष ही हाउस हस्बैंड होते थे और जो वाइफ का कॉन्सेप्ट था वो एकदम अलग था, जो हेड ऑफ द फैमिली थी वो लेडी हुआ करती थी। अब इस तरह के माहौल में और इस तरह के फैसले के आने के बाद से कम सेंसिटिविटी बढ़ेगी। आप जब महिलाओं के मामले कोर्ट में आते हैं तो आप उसको कैजुअली नहीं लेंगे। आप टेक्निकल ग्राउंड पे किसी मैटर को डिसमिस करने के पहले 4 बार सोचेंगे। टेक्निकलिटीज पे नहीं, इसको संवेदना के साथ और दिल के साथ सुनवाई करनी होगी। ऐसा इस पे असर देखने की उम्मीद की जाती है। चलिए, उम्मीद की जाती है तो इस तरह का मामला सामने आने की उम्मीद की जा रही है। वक्त एक ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद भी एक और नॉर्थ ईस्ट का मामला है जहां चकमा हाजोंग शरणार्थियों को भी भारतीय नागरिकता आखिरकार मिली। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद चर्चा उस पर करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। न्यायालय हमेशा वही फैसला देता है जो सच्चा है। मैं उसको आदर सम्मान करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले को पूरे भारत की जनता विश्वास के साथ अडॉप्ट करती है। बड़ा आदमी हो छोटा आदमी हो सबके लिए बराबर है कानून। सबके लिए एक जैसे है। न्यायालय हमेशा वही फैसला देता है जो सच्चा है। मैं उसको आदर सम्मान करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले को पूरे भारत की जनता विश्वास के साथ अडॉप्ट करती है। बड़ा आदमी हो छोटा आदमी हो सबके लिए बराबर है कानून। सबके लिए एक जैसे है। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। और बात अरुणाचल प्रदेश की एक आबादी की। वैसे 100 से ज्यादा जनजातियां मानी जाती हैं अरुणाचल में, जो कि कुल आबादी का 63% है। ये जनजातियों का, जिसमें कि गालो, निशी, मोम्पा, दफला, अपातिनी, इस तरह की प्रमुख जनजातियां हैं। अरुणाचल में 35% आबादी गैर जनजातीय यानी कि बंगाल, असम, नागालैंड से आए अनेकों प्रवासी लोगों की है, जिसमें चकमा और हाजोंग जनजाति भी है। आखिरकार भारतीय नागरिकों की तरह इनको भी हक मिला। 3 महीने की जो नागरिकता संबंधी प्रक्रिया थी, आखिरकार कोर्ट ने इस बात को माना कि वो भी भारतीय नागरिक हैं। अरुणाचल प्रदेश की आबादी का बड़ा हिस्सा जनजातीय लोगों का है। अरुणाचल का शाब्दिक अर्थ है उगते सूर्य की भूमि। उगते सूरज की धरती की 63% आबादी जनजातीय मूल की है। यहाँ छोटी बड़ी 100 से ज्यादा जनजातियां हैं। गालो, निशी, खमती, मोपा, दफला, सिंहपो और आपतानी अरुणाचल की बड़ी जनजातियां हैं। शेष 35% जनसंख्या अप्रवासियों की है।
अप्रवासियों में बड़ी संख्या बंगालियों, बांग्लादेश से आए चकमा शरणार्थियों, असम और नागालैंड से आए लोगों के अलावा देश के दूसरे हिस्सों से आए लोगों की है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल के फैसले में चकमा शरणार्थियों को भारतीय नागरिकों के तौर पर मान्यता देने का निर्देश दिया है। जस्टिस अनिल आर दवे और जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की बेंच ने ये अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने चकमा लोगों के अलावा हजोंग जनजाति को भारतीय नागरिकता देने का फैसला सुनाया है। इन्हें भारतीय नागरिकता देने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए 3 महीने का समय दिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि इन जनजातियों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला चकमा नागरिक अधिकार समिति की याचिका पर सुनाया है। पीठ ने यह भी कहा है कि औपचारिक रूप से नागरिकता प्रदान किए जाने का मामला लंबित होने के दौरान उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। 1964 से लेकर 1969 के दौरान बांग्लादेश से चकमा जनजाति के लोग अरुणाचल आकर बसे थे। बांग्लादेश में काप्ताई बांध के कारण 600 वर्ग की जमीन पानी में डूब गई। इसके बाद हजारों चकमा विस्थापित होकर भारत आ गए थे। तब उन्हें भारत सरकार ने पुनर्वास की अनुमति दी थी, लेकिन अरुणाचल में चकमा जनजाति के लोगों को आज भी बाहरी माना जाता है। अरुणाचल में रहने वाले बाहरी लोगों को इनर लाइन परमिट की जरूरत पड़ती है। इन चकमा लोगों ने इनर लाइन परमिट के नियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गुहार की थी। उनका कहना है कि अगर उन्हें अरुणाचल में बसने की अनुमति दी गई है तो उन्हें इनर लाइन परमिट की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि चकमा आदिवासियों को नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार है। कोर्ट के मुताबिक भारतीय निर्वाचन आयोग ने भी इनको स्थान दिया है। ऐसे में उन्हें नागरिकता देने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि चकमा और हाजोंग आदिवासियों को इनर लाइन परमिट लेने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश में बसे हैं। अमरेंद्र गुप्ता, लोकसभा टीवी। नीरज जी, इस फैसले को कैसे देखेंगे? आपने बताया कि 64 से दरअसल इनकी लड़ाई थी जी, और इसका परिणाम आ गया जी। इस फैसले का कुछ महत्व यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 64 का तो मामला इतना पुराना है, लेकिन उन्होंने कहा कि जहां पर पूरा जनमत इन लोगों के खिलाफ था और ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन कह रही थी, इनका ब्लॉकेट कर रहे थे कि इनको नौकरी नहीं मिल सकती, इनको रह नहीं सकते, मेडिकल राइट्स नहीं मिलेंगे, तो जहां पूरा जनमत खिलाफ था, जहां राज्य सरकार ये कह रही थी कि हमारे पास साधन नहीं है और अगर इन लोगों को यहाँ बसना है तो केंद्र पैसा दे, तो जनमत और इसके खिलाफ और जो वहाँ लोकल कोर्ट में हाई कोर्ट तक ये लोग फैसला हार गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये दिखाया कि चाहे वो माइनॉरिटीज लोग हों या कुछ भी उनकी संख्या हो, लेकिन देश में जो सबके मौलिक अधिकार हैं बराबर हैं और वो आदमी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। और इसलिए इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए कि इनको इनर लाइन परमिट की जरूरत नहीं है और ये कहा कि 3 महीने के अंदर इन सबको आप भारतीय नागरिकता दीजिए और उस 3 महीने के दौरान इनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो एक कॉमन आदमी की रूल ऑफ लॉ में और भारतीय न्यायपालिका में इससे निष्ठा बढ़ेगी कि ये नहीं है कि पूरे देश में कहीं सुनवाई नहीं है। अगर दूर का अरुणाचल प्रदेश में भी ये इंसाफ नहीं हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकते हैं। मनन साहब, आप कैसे देखेंगे? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में दरअसल नागरिकता, कौन मूल निवासी वहां का है, ये तो एक बड़ा कंटेंशियस इशू रहा भी है। इसका पॉलिटिकल ओवरटोन्स रहता है। नहीं, आपने देखा होगा कि कितने गांव थे जो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में, जिस समय प्रधानमंत्री हमारे गए हैं, उन्होंने जो कितने गांव थे जो डिवीजन हुआ है। तो एग्जीक्यूटिव जो है, जो स्टेट और सेंटर के बीच कई बार ऐसे मतभेदों के कारण लोग सफर करते हैं, जो कि होना नहीं चाहिए। अल्टीमेटली ये फैसला दर्शाता है ना कि एग्जीक्यूटिव कहीं ना कहीं हमारी फेलियर है इस कंट्री में, तभी जाकर सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को या न्यायालय को दखल देना पड़ता है। और न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अंतिम फैसला, वो गवर्नमेंट को भी मानना है। लेकिन इस केस में देखिए, या अमेरिका देखिए, कितने भारतीय अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज में जाते हैं, कितने साल के बाद, 5, 7, 4, 6 साल के बाद उनको वहां का पहले एक वर्क परमिट मिलता है, फिर उनको ग्रीन कार्ड मिलता है।
तो लेकिन कुछ ऐसा होना चाहिए, जब 1971 की लड़ाई के बाद दिल्ली में, हरियाणा में, जब बाकी प्रदेशों में वो लोग नागरिक बन सकते हैं, तो अरुणाचल में क्यों नहीं बन सकते थे? इसका मतलब ये था कि विल पावर जो स्टेट गवर्नमेंट थी की थी वो नहीं थी, लेकिन जब कानून का, सुप्रीम कोर्ट का अब मोहर लग गई, तो ये आखिरी फैसला है। तो जैसे चतुर्वेदी जी ने बताया है कि जो विद इन 3 मंथ जो उनकी जो भी लिखा पढ़ी होनी है, उस पीरियड में भी उनको वही अधिकार मिलेंगे जो एक आम भारतीय नागरिक के हैं। आप कैसे देखेंगे इसको? और मेरा सवाल वही है कि क्या इससे बाकी लोगों के लिए भी कुछ रास्ता खुलता है जो कि लड़ाई लड़ रहे हैं इससे? देखिए, ऐसा है कि ये जो मामला है बिल्कुल अलग तरह का मामला है। ये कोई नागरिकता से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। मजबूरी में, क्योंकि कापलांग रिवर पे एक बार डैम बन रहा था, तो वहां से कुछ लोग आ गए, और 71 वार के टाइम में जो बांग्लादेश से कुछ लोगों को एक तरह से इनडायरेक्टली वेलकम भी किया, वो लोग आ गए। जो लोग असम में रहे उनको नागरिकता मिल गई, जो बाकी हिस्सों में गए उनको मिल गई। लेकिन अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, ये इलाके अलग हैं। ये सिलचर और मिजोरम से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। यहाँ पर इनर लाइन परमिट चलता है। बिल्कुल। यहाँ पर अगर हम भारतीय नागरिक भी जाना चाहें अरुणाचल के अंदर, तो उनको परमिट चाहिए होता है, और वो परमिट भी दिनों के लिए मिलता है। मैक्सिमम 15 डेज है, और मिनिमम आप 4 घंटे भी लीजिए, 7 दिन भी लीजिए। लेकिन अगर आप विशेष परिस्थितियों में 1 महीने का मिल सकता है। अगर आप अरुणाचल गवर्नमेंट के, अरुणाचल के किसी जनहित के मामले से जुड़े हुए काम से जा रहे हैं, तब की बात अलग है। ऐसी परिस्थिति में वहां के लोग, वहां की सरकार मानने को तैयार नहीं थी। फिर आपने बात की, कई ट्राइब्स है वहां पे, मोम्पा है, निसी है, तो वहां के निसी कम्युनिटी की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, और निसी कम्युनिटी का ही ज्यादातर लीडर होता है वहां का। वही कम्युनिटी तय करती है कि सरकार कौन चलाए और प्रदेश पे किसका राज चले। निसी कम्युनिटी कभी नहीं चाहती है कि बाहर के लोग, उनके यहाँ ट्राइबल्स का क्या है, बधा हुआ सिस्टम है। जी, अगर 51 साल कोई आदमी किसी कंट्री में रहे, उसको अगर नागरिकता नहीं मिले, तो आप जहां नहीं, वो बात नहीं है, नागरिकता का बात नहीं है। सिमिलर मैटर्स में जो हिंदू पाकिस्तान से आए, जो राजस्थान में रहे हैं, उनको नागरिकता आपने नहीं दी है, ठीक है। लेकिन यहाँ के मामले में आपने नागरिकता सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, तो उससे देखिए इसके प्रभाव क्या पड़ेगा। प्रभाव ये पड़ेगा कि जो आपका राजस्थान बॉर्डर है, आपका हरियाणा में रहने वाले लोग हैं या गुजरात में रहने वाले लोग हैं, उनको भी नागरिकता आपको देनी पड़ेगी, और इसी तरह के लाइन पे उनके खिलाफ, उनके साथ भी ये मामला बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद। समय खत्म हो रहा है, लिहाजा शुक्रिया प्रदीप जी। मन साहब आपको धन्यवाद, नीरज जी आपका भी शुक्रिया। तो 2 ऐतिहासिक फैसलों पर हमने चर्चा की, जिस पर आखिरकार मोहर लगी, और अब ये एक तरह से नज़ीर बन चुके हैं फैसले। हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। अगले हफ्ते एक फिर अहम फैसले के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।